ऑक्सीटोसिन है और एक वेलोप्रेसिन है, या जिसको हम एडीएच कहते हैं, आर्जिनिन वेलोप्रेसिन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन का क्या मतलब होता है, ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? बेसिकली ग्रीक का वर्ड है जिसका अपर एक्सट्रीमिटी, और जो पिछले बेसिकली इसका मतलब ऑक्सीटोसिन का ये कंट्रैक्शन और पावर कंट्रैक्शन ऑफ अपर बॉडी। इसका बेसिकली जो फंक्शन उस जमाने में उनको पता था, उसके मुताबिक ये इसको ऑक्सीटोसिन ग्रीक जबान में कह रहे हैं। ये भी कोई वजह, लेकिन आपकी बुक्स में नहीं है, ठीक है। तो पोस्टीरियर के दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और वेलोप्रेसिन। सबसे पहले जो वायु में प्रश्न होगा, सबसे पहले पूछेंगे नियम की हार्मोन आपके इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बात क्या शुरू होगी, उसके बाद होगी आपके कस्टमर में 5 मिनट के अंदर। ये बेसिकली अगर आपको लॉजिकली चाहें तो ये हार्मोन बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं आपके पास हाइपोथैलेमस में, सुप्रा ऑप्टिक और वेरिवेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियस है हाइपोथैलेमस में, वहाँ पर सेंसिटिविटी होती है। और ये आपका बेसिकली पॉलीपेप्टाइड है जो नॉन अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। पेरीवेंट्रिकुलर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से बनता है, मेनली पेरीवेंट्रिकल में, हाइपोथैलेमस में, फिर ये आपके पास फोर्थ पिट्यूटरी में होता है। ये शेप है 9 अमाइनो एसिड से बना हुआ है। इसकी डिटेल जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद होगी और आपको इतना पता कि पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होना चाहिए। जब ये बनता है हाइपोथैलेमस में, तो एक प्रोटीन का कैटालिसिस न्यूरोमाइसिन जिसको कहते हैं, जो इसको लेकर आता है आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वेसिकल में स्टोर होता है, ठीक है। और उसके बाद जब ये ग्रोथ होती है तो ये रिलीज होता है। और ये आप रखें पेप्टाइड हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये हार्मोन ये आपके मेम्ब्रेन पे इसके रिसेप्टरों का सेकंड मैसेंजर सिस्टम के जरिए काम होता है, ठीक है। और इसका थ्रियाड हार्मोन का होता है साइटोप्लाज्म, थायराइड का न्यूक्लियस। ये 3-4 बातें भी वाइज में क्वेश्चन आपको पूछने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली इसका सेकंड मैसेंजर के जरिए ही होगा। अगर आप देखें तो प्रोडक्शन हो रही है पेरीवेंट्रिकुलर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में, जबकि ये स्टोर होता है पिट्यूटरी में और रिलीज होता है इनका ब्लड। लेकिन इसके साथ यहाँ पर रिलीज होने के अलावा ये आपके पास ब्रेन में भी रिलीज होता है एज अ वर्क एज न्यूरो ट्रांसमीटर एज वेल। वहाँ पर विश्व उठा लें, उसके बाद में थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे। मोबाइल साइलेंट कर लें, आप कर लें, ठीक है। किस तरह काम करता है, बेसिकली जीव प्रोटीन का कपल रिसेप्टर का अटैच होता है, जिसके बाद ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम में एक्टिवेट करता है, जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को ज़्यादा करता है, उसके जरिए इसका मैकेनिज्म होता है। लेकिन 2 टिश्यूज हैं जहाँ इसका एक्शन सबसे प्रोमिनेंट है और काबिल जिक्र है, ठीक है। एक मायोमेट्रियम, आपको पता हो यूट्रस में एक लेयर होती थी, एपिमेट्रियम है, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम आपकी मसल के साथ बनी होती है, बेसिकली उसको स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है पार्टों का लेबर में, ठीक है। और ब्रेस्ट टिश्यू में अगर पता हो आपके पास मायोएपिथेलियल सेल होता है अराउंड एसएनएस अल्वेलाई के पास, और कंट्रैक्शन ऑफ दो मायोएपिथेलियल सेल जरूरी ताकि मिल्क एजेक्शन हो और बच्चे को मिल्क मिल सके। और दैट रिफ्लेक्ट्स मायोएपिथेलियल सेल की कंट्रैक्शन इन दी ब्रेस्ट टिश्यू एज वेल एज मायोमेट्रियम की कंट्रैक्शन इन द यूट्रस के लिए आपके पास ऑक्सीटोसिन की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। प्लस एक बार इसकी रेगुलेशन किस तरह होती है, नॉर्मली आपके पास यूट्रस ट्राइन की कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए, इट हैज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। Once the contraction of uterus starts, it gives signal to the brain to produce more oxytocin. So a positive feedback mechanism starts and the contraction of uterus increases more and more until ultimately the pregnancy and the labor is started. ये बेसिकली आपके पास सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करता है, इंट्रासेलुलर लेवल का कैल्शियम को ज़्यादा करेगा, और कैल्शियम का पौधा जब ज़्यादा होगा मायोएपिथेलियल सेल या मसल सेल में तो ये कंट्रैक्शन करेगा, ठीक है। सबसे पहले ये जीप ऑक्सीटोसिन अटैच होता है आपके पास जी प्रोटीन के साथ, विच इन केस एक्टिवेट आपके पास फॉस्फोलाइपेज पायरोफॉस्फेट 3 विच इन केस रिलीज कैल्शियम फॉर साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो गाल्वेनिन अटैच होते हैं लाइट चेन का इमेज का एक्टिवेट करता है, जो आपकी मायोसिन को फास्फोराइलेट करके उसकी कंट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। तो बेसिकली आपके पास इस सेकंड मैसेंजर सिस्टम के लिए काम करेगा। 2 फंक्शन है इसके। ऑक्सीटोसिन आपके पास यूट्रस की यूट्राइन कंट्रैक्शन को ज़्यादा करता है और मिल्क इजेक्शन
नॉर्मली इसमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपके पास यूट्रस में अगर माइमेट्रिक कंट्रैक्शन हो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में या प्रेगनेंसी के स्टार्ट में क्यों नहीं आती, इसकी क्या वजह है? एंड ऑफ लेबर में क्यों होगी आपके पास 9 मंथ का बेबी होता है, वहाँ पे रिसेप्टर बनते हैं, रिसेप्टर बनते हैं, फिर वो रिसेप्टर एक और रीजन की होता है, प्रोजेस्टेरोन सर। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरोन इसमें इफेक्ट कर रहा होता है। आपकी जैसे प्रेगनेंसी आगे प्रोसीड कर रही होती है, बेबी का साइज बढ़ता है, एक एम्ब्रियोनिक फ्लूइड कम हो रहा होता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा होता है, तो फीडबैक मैकेनिज्म इससे कम हो रहा होता है। अल्टीमेटली एक पॉइंट आता है कि जब आपके पास ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसमें एक पुट चाहिए, वो भी आइदर यूट्राइन कंट्रैक्शन होती है या कुदरत एक सिस्टम वो किया हुआ है कि 37 वीक से 42 वीक के बीच में आपके पास यूट्राइन कंट्रैक्शन एनी टाइम स्टार्ट हो सकती है नॉर्मली। अगर उससे पहले हो तो उस पर डिपेंड करता है कि फीचर्स क्या हालात है। अगर फीचर वायबल है 32 वीक के बाद तो आप प्रेगनेंसी में इंड्यूस कर सकते हैं, जो आपको उसको रोकने का मसला होता है। एक बार आपके पास कंट्रैक्शन स्टार्ट हो गया तो आपके पास ड्रग मिलती है, प्रोपोलिटिक्स कहते हैं, वो उसकी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। तो आपने बेबी को देखना होता है कि ट्राइबल है, उसका हार्ट डेवलपमेंट, बाकी ब्रेन डेवलपमेंट, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट ठीक है कि 32 वीक के बाद वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी केयर रखनी पड़ती है। तो बेसिकली इसका जो इनहिबिटर है आपके पास सबसे ज़्यादा एक रिसेप्टर्स की वजह से इसके रिसेप्टर एंड ऑफ प्रेगनेंसी में ज़्यादा होते हैं और काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। उससे पहले एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी इसको इनहिबिट कर रहा होता है, लेकिन एट एंड ऑफ प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल हाई कम हो जाता है, तब इसके पास फीडबैक इनहिबिशन खत्म हो जाती है। ये आपको यूट्राइन कंट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा और ये जो मैंडेट क्या है आपके लिए बेसिकली फीटल पार्ट नॉर्मल डिलीवरी के लिए। दूसरा मायो एपिथेलियल सेल्स मिल्क इंजेक्शन, आपको पता है लास्ट सेक्शन में प्रोडक्ट की एक जो हार्मोन है आपकी मिल्क प्रोडक्शन में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी इंजेक्शन के लिए या मिल्क बच्चे को पहुँचाने के लिए आपके पास आपके होना चाहिए ऑक्सीटोसिन, जो आपकी मायो एपिथेलियल को अट्रैक्ट करके तो ऐसे लाइक को फोर्स करता है कि मिल्क बाहर निकले और बच्चे को डिलीवर हो जाए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये आपको फायदे के क्वेश्चन और इवन आपके एमसीक्यू बन जाते हैं। और गायनी वालों की सारी उम्र चीज़ जानने की वाली जानते हैं, गायनी में जाओगे ना अच्छी क्वेश्चन हर जगह आपके सामने आएगा। फंक्शन जैसे हमने कहा वही फंक्शन ऑक्सीटोसिन एक्सप्लोरेंस में पावरफुली स्टिमुलेट द प्रेग्नेंसी यूट्रस स्पेशली टुवर्ड द एंड ऑफ द गेस्टेशन। बेसिकली यूट्राइन कंट्रैक्शन अगर ना हो तो प्रेगनेंसी नॉर्मली मुमकिन नहीं हो सकती, और नॉर्मल प्रेगनेंसी ना हो तो स्टेज बर्थ का चांस है, बेबी के दया होने का इवन लाख की मरने का भी चांस होता है, क्योंकि आपके पास बेटे या बीच आ सकते हैं, आपको ब्लीडिंग बहुत समस्या होती है। ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको ये होना चाहिए। तो दूसरा जो फंक्शन है बेसिकली मिल्क इंजेक्शन के लिए चाहिए, उसके लिए सबसे पहले होता है न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास इधर सेंसरी नर्व होती है जो कि पैरावेंट्रिकुलर में जाती है में, वहाँ से आप ये पिट्यूटरी में जाती है और कहते हैं आपके पास मेडिकल में थोड़ा रिलीज करती है। अल्टीमेटली आपके पास स्टार्ट हो जाता है विदिन फ्यू सेकंड फ्रॉम दी सैक्लिंग रिफ्लेक्स के बाद। जैसे बच्चा सैक्लिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट करता है विदिन फ्यू सेकंड आपके पास मिल्क इंजेक्शन स्टार्ट हो जाती है। और इसका बेसिकली आपके मिल्क का बच्चे को मिलना शुरू होता है। ब्लड प्रेशर में इसका क्या इफेक्ट होता है हाई डोज में? नॉर्मली हमने कहा ये एक्सपीरियंस है या मायोपेडियल सेल्स से इसका काम है, लेकिन ब्लड प्रेशर में आपको पता है ये चाहिए कंस्ट्रक्शन इसको करना चाहिए, लेकिन हाई डोज में ये विड्रो डायलेक्शन करता है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? हाई डोज में आपको पता है कि अपनी हार्ट से कुछ दो पेप्टाइड रिलीज होते हैं, AMP और BNP। इसलिए मैं न्यूट्रिक पेप्टाइड का नाम सुना हुआ आप लोगों ने, फिर जो पढ़ा होगा BNP, उनका क्या करना बेसिकली नाइट्रिक पेप्टाइड के लेवल को ज़्यादा करते हैं। बेसिकली हाई डोज पे AMP और BNP को लेवल ज़्यादा कर रहा होता है, इस वजह से आपको हाई डोज पे BNP से फैक्टर प्रोडक्टिव सेक्रेशन और इंडिपेंडेंट एडिएट सेक्रेशन भी है। ठीक है, लेबर इंडक्शन है और यूट्राइन हैमरेज में इसका क्या काम हो सकता है? पोस्टमार्टम हैमरेज में लो डोज में बेसिकली वेसल्स कंट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास वेसल कंट्रैक्शन होगी तो बेसिकली ब्लीडिंग उस जगह से कम होती है। तो जब भी गायनी वार्ड में आप जाएंगे, अगर किसी मदर को पोस्टमार्टम हैमरेज हो रहा है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको बाकी ट्रीटमेंट से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं तो मेक वेसल कंस्ट्रक्शन ऑफ दोज वेसल्स, और ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो। क्योंकि आपको पता है कि प्लेसेंटा है एक बड़ा स्ट्रक्चर है जिसमें मुख्तलिफ वेसल जा रही हैं, बच्चे की तरफ से भाग से कनेक्शन है,
फिर डिलीवरी के बाद आपके पास बच्चे का प्लेसेंटा भी आपके पास रिमूव होता है, तो अब आपके पास बहुत एक्सपोज वेसल्स होती हैं, आपको जहाँ से ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ब्लीडिंग होती भी है। लेकिन कुदरत का मैकेनिज्म में मेजॉरिटी ऑफ केसेज ये ब्लीडिंग रुक जाती है, अगर ना रुके तो बाद की डेथ हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए एक इसका फंक्शन है कि यूट्राइन हेमरेज के लिए हम ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल करते हैं। दूसरा लेबर में नॉर्मली हमारे पास लेबर तो कुदरत की तरफ से है कि खुद ही होता है, नेचुरल मैकेनिज्म है। लेकिन अगर बाद औकात की वजह से ऑक्सीटोसिन लेवल माँ का कम या कोई और रीजन है, कंट्रैक्शन ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो बच्चा आपका बेसिकली जनरल डिलीवरी नहीं हो सकती। उसके लिए फिर हम सेंटो के नाम से आता है ऑक्सीटोसिन के सेंटो सी के नाम से आता है, ऑक्सीटोसिन की ड्रिप लगाते हैं बच्चे माँ को, ताकि यूट्राइन कंट्रैक्शन पावरफुल और बच्चे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी होगा तो आपने फिर सी सेक्शन करना होता है, सी सेक्शन के अपने बहुत से फायदे हैं। एक बार आप सी सेक्शन कर दो किसी माँ को या प्रेगनेंसी के बाद, तो उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी के चांस भाई कम हो जाता है और उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, इन्फेक्शन होती है और बहुत। तो नॉर्मल लेबर को रिड्यूस करने के लिए हम आपको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगते हैं, प्लस पोस्ट पार्टम हेमरेज के लिए भी इस्तेमाल होता है। कौन से फैक्टर इंक्रीज कर रहे होते हैं आपके पास? तो अगर टेक्निक इफेक्ट्स का एक ये ज़्यादा करेगा, इवन अगर बच्चा रो भी रहा है, छोटा बच्चा है, माँ उसके पास है, तो साइकोलॉजिकल और इमोशनल इतना उसका इफेक्ट होता है कि ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे के रोने का सबसे कॉमन रीज़न खासतौर पे फीडिंग ही है कि वो दूध मांग रहा है। अनलेस अंदर वो बीमार है, तो जब भी बच्चा रोएगा ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता, प्लस ड्यूरिंग लेबर इसका लेवल ज़्यादा होता है। और जब भी स्ट्रेस हो एक्यूट या क्रॉनिक, उसमें आपके पास ऑक्सीटोसिन का लेवल कम होगा, ठीक है। तो जिन माओं को बेसिकली स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो उनकी प्रोडक्शन कम होती है, उन बच्चों के लिए न्यूट्रिशन की कमी होती है। मेल में क्या काम है उसका? हमने कहा है कि बेसिकली इसमें मायोपेसिस सेल की कंट्रैक्शन कर रहा होता है, जो आपके पास वेस्ट डेफेट वगैरह में ये कंट्रैक्शन आपके ट्रैक करते हो और उसका इंजेक्शन में इसका रोल होता है। इसके अलावा एक दो रोल भी है, बेसिकली लिबिडो फिनाइल रिफ्लेक्सिव ऑर्गेनिज्म के लिए भी इसका रोल है, और बिहेवियर को बेहतर रखने के लिए मेल में भी ऑक्सीटोसिन का रोल है। ये बहुत फायदा होता है, कॉमन ज़्यादा इसकी रिसर्च हुई नहीं। एक तो ऐसी चीज़ है जिस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। नॉर्मली रिसर्च हुई है इस बात के, जिन औरतों का या मर्दों का ऑक्सीटोसिन लेवल ज़्यादा होता है उनमें डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, ये चीज़ें कम होती हैं। इससे तो क्लू मिला जो इन्होंने रिसर्च किए साइंटिस्ट ने कि ऑक्सीटोसिन हैज समथिंग टू डू विद स्ट्रेस रिडक्शन, सोशल बॉन्डिंग एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। ये डिप्रेशन को कम करता है, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, शिज़ोफ्रेनिया और ऑटिज्म को कम करता है। लेकिन इसमें रिसर्च अभी प्रॉपर नहीं है उस लेवल तक कि आप कुछ डिसीजन ले सकें। लेकिन इनका कहना है, जो भी रिसर्च की मैंने रिसेंटली देखी है कि अगर आप ऑक्सीटोसिन लेवल जिन लोगों का ज़्यादा, उनमें ये तमाम जो सिम्टम्स हैं या ये भी बीमारियाँ हैं, इनका लेवल बहुत कम होता है। और इसमें एक और बात जो लिखी हुई है वो ये है कि जिन लोगों का ऑक्सीटोसिन लेवल ज़्यादा होता है वो बहुत जल्दी एतमाद भी कर लेते हैं चीज़ों पर। ये भी एक रिसर्च हो रही है। तो नॉर्मली औरतों का ऑक्सीटोसिन लेवल ज़्यादा होता है फीमेल टू मेल, तो औरतें एतबार बहुत जल्दी कर लेती हैं, बहुत जल्दी पकड़ जाती हैं। इसका ऑक्सीटोसिन के रोल में आप रिसर्च कर सकते हैं, इसका एक ये रोल भी है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं। जब 5 चीज़ें आपने समझ ली कि ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है पैरावेंट्रिकुलर, उस पर आपके यूज ऑफ हाइपोथैलेमस होता है, आपके में रिलीज होता है। इसके दो काम है, यूट्राइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग एंड ऑफ द लेबर और मिल्क इंजेक्शन के लिए, जिसको मिल्क ब्रेक डाउन सिंड्रोम नहीं कहते। वो किस तरह करते हैं? एग्जाम्पल ऑफ सेकंड मैसेंजर सिस्टम। स्टिमुलेट क्या कर रहा होता है? एंड ऑफ प्रेगनेंसी आपका प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, आपका ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर आपके मायोमेटर में ज़्यादा हो जाते हैं और उसको एक से पुश चाहिए होती है। यूट्राइन कंट्रैक्शन एक बार किसी वजह से स्टार्ट हो जाए या बेबी की वजह से होती है, फिटिंग जिसे कहते हैं, तो यह लेबर कंटिन्यू हो जाता है। और ये कंट्रैक्शन ऑफ यूजर्स इंक्रीजेस, दे हैव अ पॉजिटिव फीडबैक ऑन द ऑक्सीटोसिन इंक्रीज मोर एंड मोर ऑक्सीटोसिन। तो आपका लेबर इंड्यूस हो जाए तो बेसिक नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑक्सीटोसिन आपको चाहिए। मिल्क ब्रेकडाउन के लिए बेसिक मायोपेसिस सेल्स आपके होते हैं जो मिल्क सिक्रीशन करते हैं, उसके लिए ऑक्सीटोसिन आपको चाहिए, ठीक है। इसके बगैर ऑक्सीटोसिन की रिलीज नहीं होगी। और एक और पॉइंट है, आपके गाँव में गुजर होते हैं, गवाले जिसको हम कहते हैं। नॉर्मल दुनिया में ये होता है कि आपके पास अगर एक भैंस है जो दूध दे रही है, तो उसके लिए सबसे पहले गवाले ये करते हैं कि उसके बच्चे या बेबी को छोड़ देते थे कि जाओ दूध पियो 2 मिनट के लिए। उससे क्या होता था कि तकलीफ रिफ्लेक्स होता था जानवरों में, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता था। तो उसके बाद वो गवाले बच्चों को पकड़ के बंद कर रहे थे, तो दूध निकाल लेते, लेकिन बच्चों को एटलीस्ट 5-10% दूध मिल जाता था।
उन्हें कहीं तो नहीं कलर फेंटोसिन ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन इंतहाई सस्ते हैं, 50-60 रुपये का कभी वो महंगा ना हो, उसका थोड़ा निकल ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं रेगुलर भैंसों को। तो बच्चा जो है आपका बच्चा गरीब वो दूध भी पी रहा है, उसको 100-150 रुपये की बचत हो जाती है। किसी भी ऐसे दवाने के बाद जिसका ज़्यादा कारोबार है तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन को लाभ भी जाता है, सेंटो या सेंटोसिन के नाम से आते हैं और बहुत सस्ते भी हैं। मेरे ख्याल 10 इंजेक्शन 500-600 रुपये के आ जाते हैं, वो एक लगाओ आपके पास मिल्क इंजेक्शन स्टार्ट हो जाती है भैंस में या जो भी गाय है। तो ये आपका एक नॉन मेडिकल उसका एक चेक करते हैं फंक्शन जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलीगल है, लेकिन लोग यूज़ करते हैं साइड इफेक्ट। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का काम है ऑक्सीटोसिन माध्यम के तौर पर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन इस्तेमाल होता है, लेबर इंजेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर लेबर इंड्यूस नहीं हो रहा, अगर बच्चा 40 वीक से ऊपर हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, तो पोस्ट मेच्योर बेबीज के अपने साइड इफेक्ट होते हैं, उसको हमने टाइमली डिलीवर करना होता है। तो उसकी इंडक्शन के सबसे पहले हम ऑक्सीटोसिन लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का मीजोप्रेस्टोन वगैरह जो भी देते हैं उनके लिए मेनली ऑक्सीटोसिन चाहिए। उसके बाद अगर ऑक्सीटोसिन का काम ना करें तो अपने सी सेक्शन करना होता है, क्योंकि आप उसको डिले नहीं कर सकते, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? 2-3 चीज़ याद रखें कि यूट्राइन कंट्रैक्शन में काम आएगा और मायोपेथिकल सेल ऑप्टी ब्रेस्ट टिश्यू मिल्क इंजेक्शन में काम होगी, आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। प्राइड हार्मोन है सेकंड मेसेज सिस्टम में ये काम करता है, पोस्टमार्टम हेमरेज के लिए और लेबर इंडक्शन के लिए काम करता है। ये अच्छी चीज़ है, आपसे याद रखिए कुछ, ठीक है। ये जो बाकी बातें हैं ये आपकी जो टिपिकल टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखी हुई, लेकिन आपकी जो नई रिसर्च करें तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं। प्लस इसको एक और जो है आपका उसका ये एग्जाम में इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। लव हार्मोन इसलिए कहते हैं कि जब भी आपके पास बॉन्डिंग होती है आपके हस्बैंड के बच्चे के साथ, तो कनेक्शन को मजबूत करने के लिए बेसिकली ऑक्सीटोसिन लेवल ज़्यादा हो तो इस बॉन्डिंग को और मजबूत कर रहा है। अगर आपका ऑक्सीटोसिन लेवल कम होगा तो लोग बॉन्डिंग नहीं होगी, अक्सर वो होते हैं हमारे झगड़े बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का लेवल कम को चाहिए ऑक्सीटोसिन की ड्यूटी लगाओ तो तबियत ठीक होगी, ठीक है। और ये चीज़ क्या है, ये शिहान ये पढ़ा किसी ने? यस सर। क्या है पोस्ट नाम? क्या सुना है? फिल्मों में सुना है, किताबों में? अच्छा, बात तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है पोस्टमार्टम में, लेबर के बाद प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है तो अक्सर आपके पास बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग पर है आपको अक्सर पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो जाती है। पिट्यूटरी नेक्रोसिस तब होगी जब आपके पास एक ऑर्गन की ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो वो नेक्रोस हो जाएगा या डैमेज होगा। अगर पिट्यूटरी डैमेज हो जाए तो उसको शिहान सिंड्रोम कहते हैं। पिट्यूटरी क्या काम है? तो डिपेंड है कि पास कौन सा हार्मोन का बन रहा है, अगर लैक्टेट भी कर सकेगा जो मदर है लिक्विड मदर बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल प्रोडक्टिव की कमी की वजह से, या फटीग भी होगा ACTH की वजह से, ACTH रिलीज नहीं हो रहा, कॉर्टिसोल रिलीज नहीं हो रहा, या थायराइड की वजह से, BP क्यों कम होगा ACTH की वजह से हो सकता है, थायराइड की वजह से हो सकता है, थायराइड सिंथेटिक हार्मोन का रिलीज हो रहा है, ठीक है। और इरेगुलर पीरियड बिकॉज आपके पास रिलीजिंग हार्मोन है उनका डिविजन हो सकती है। तो जब भी अगर कोई पोस्टमार्टम लेडी आपके पास है कि डॉक्टर साहब मेरा BP बहुत कम हो रहा है, थकान होती है, या मेरे पीरियड के रेगुलर है, लिकोमेनिया पॉलीमेनिया मुझे हो रहा है, तो आप लाजमी पूछना कि आपकी कोई ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं चाहिए, आप कोई ट्रिपल एक्ट हो लेबर के दौरान या एक कॉमन रीजन, कॉमन तो इतना नहीं है लेकिन मौजूद है। और आपका वायु में ये पूछा जाता है, इवन आपकी बायोकेमिस्ट्री का भी इसके बारे में पूछा जाए, लोग पूछते हैं कि मैंने और गाइडी में आप जो चाहेंगे कि ज़्यादा ये शिहान सब खाना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करने कोई क्वेश्चन है आप लोगों का?